अमीर कुमार पाठक BS 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ फणीश्वरनाथ रेणुकी का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल पर कुछ बातचीत कर रहा हूँ। गोदान हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुकी की पहली कृति। कई आलोचकों ने 1954 में मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही जाने अनजाने इसकी तुलना गोदान से करनी शुरू कर दी। यह उपन्यास गोदान की परंपरा में गोदान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक तथ्य यह भी है कि गोदान जैसी प्रौढ़ यथार्थपरक रचना देने के लिए प्रेमचंद को 30 साल की लंबी साहित्य साधना करनी पड़ी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, करबला, गबन से लेकर गोदान तक पहुंचने में प्रेमचंद की जो रचनात्मक कलात्मक यात्रा है, यह इसमें 30 साल का समय लगा। रेणु ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत ही मैला आंचल से की, अर्थात 30 साल तक साहित्य साधना करके प्रेमचंद कला के जिस शिखर पर पहुँचे, रेणु ने उस शिखर से ही मानो अपनी रचना यात्रा शुरू की। एक अर्थ यह भी हो सकता है, गोदान और मैला आंचल की तुलना से अध्ययन की एक नई दिशा भी खुलती है। गोदान एक ऐसे संक्रांति काल की रचना है जिसमें कृषक सभ्यता विनाश की कगार पर खड़ी थी और महाजनी सभ्यता का रथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। सामंती व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ जमींदार यहाँ अकेले था और शताब्दियों से चली आ रही जमींदारी की प्रथा में किसान का शोषण अनवरत जारी था। जमीन के नैसर्गिक मोह के प्रति गोदान में किसान उस मोह से बंधा हुआ है और अंत तक उस मोह से वह अलग नहीं हो पाता। मैला आंचल गोदान की इस परिणति का विकास है या गोदान की इस सामाजिक चेतना की अगली कड़ी है। गोदान और मैला आंचल दोनों समष्टि मूलक उपन्यास हैं। दोनों का उद्देश्य सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति है। गोदान का मुख्य पात्र समग्र भारतीय जीवन है और मैला आंचल का मुख्य पात्र बिहार का एक छोटा सा अंचल क्षेत्र। गोदान का पूरा विन्यास महाकाव्योचित है और मैला आंचल एक सुगठित स्थापत्य में बुना गया उपन्यास है। मैला आंचल की कमियां बताने के लिए प्रायः यह भी कहा जाता है कि अवध के गांव बेलारी और सिमरी नामक गांव की जो कहानी गोदान में व्यक्त है, जहां होरी और उसके जमींदार राजा अमरपाल सिंह की जीवन गाथा चलती है, अगर समग्र भारतीय समाज के जीवन की वह कहानी हो सकती है, तो मिथिला के मेरीगंज गांव की कहानी समग्र भारतीय जीवन बोध की कहानी क्यों नहीं हो सकती। उपन्यास का नाम मैला आंचल है। रेणु ने इसकी संक्षिप्त भूमिका में प्रारंभ में ही कहा है कि यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। इसमें से आंचलिक उपन्यास पद की आलोचकों ने अलग अलग तरह से व्याख्या की, जिसे व्याख्या कम छीछा लेदर करना ज़्यादा सही होगा।
दरअसल रेणुका मैला आंचल सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता से लिया गया शीर्षक है, जिसमें पंत कहते हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल हरा भरा है, धूला भरा मैला सा आंचल। यह अंचल सारे देश का प्रतीक है, किसी छोटे से क्षेत्र विशेष या छोटे से अंचल का नहीं। रेणु ने अपनी भूमिका में स्वयं कहा कि उन्होंने एक छोटे से गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस कथा का क्षेत्र चुना है, क्योंकि भारत के सभी गांव आज भी पिछड़े हैं और आज 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भी वह पिछड़े ही हैं। स्वयं भारत समग्र रूप से एक पिछड़ा देश है, इसलिए मैला आंचल का मुख्य पात्र समग्र भारतीय जीवन है, वैसे ही जैसे गोदान का मुख्य पात्र समग्र भारतीय जीवन की गाथा है। मैला आंचल पूरी तरह से ग्राम केंद्रित उपन्यास है। एक पिछड़े हुए ग्राम को आधार बनाकर तत्कालीन संपूर्ण ग्रामांचल की पहचान कथाकार ने की है। गांव के जीवन का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो उपन्यास में न आया हो। मैला आंचल के 2 खंड हैं। पहले खंड में आज़ादी से पहले का यथार्थ है और दूसरे खंड में आज़ादी मिल जाने के बाद की परिस्थितियां चित्रित हैं। स्वतंत्रता पूर्व की आर्थिक स्थितियां कई कारणों से विषम हैं। सामंती शक्तियां फल फूल रही हैं। आम किसान और मजदूर का जीवन अभावग्रस्त है। प्रेमचंद ने गोदान में कर्ज के जिस कुत्सित यथार्थ को दिखाया था, रेणु के गांव मेरीगंज में वह अधिक भयावह ढंग से दिखाई पड़ता है। कर्ज लेना सामान्य किसान की मानो नियति बन गया है। दवनी मढ़नी करके जमा करो, साल भर के खाए हुए कर्ज का हिसाब करके चुकाओ, बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज पर अंगूठा लगाओ। सफाई करनी है तो बैल गाय का भरना भरो। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जितना धान वे उपजा पाते हैं उससे 4 गुना अधिक तो कर्ज हो जाता है। संथालों को की जमीन को लेकर सब एक हो जाते हैं, हालांकि उसमें से कुछ लोगों की इसमें स्वार्थ पूर्ति होनी है। नीलहे अधिकारियों ने संथालों का शोषण करके अपना घर भरा है, लेकिन जिस जमीन पर उनके झोपड़े हैं उनका मालिकाना हक उन्हें नहीं दिया गया है। संथालों पर हमला करके उनके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं। इसके मूल में जमींदारों की भूमि लिप्सा की भावना है। विश्वनाथ प्रसाद जमींदारों का प्रतिनिधि है, स्वयं 1000 बीघे का मालिक बन जाता है। आज़ादी मिलने के बाद विश्वनाथ प्रसाद कांग्रेसी राजनेता के रूप में रूपांतरित हो जाता है और उसका शोषण चक्र अनवरत चलता रहता है। वह धान को छिपाकर भाव बढ़ाने का इंतजार करता है और अपनी शर्तों पर गरीब किसानों को कर्ज देता है या कर्ज के एवज में अन्न देता है। ऋण का संकेत है कि आज़ादी मिल जाने पर भी गरीबों की नियति, गरीबों का भाग्य, गरीबों की स्थिति वैसी ही है जैसे पहले थी। कांग्रेस के दफ़ा 40 की कार्यवाही और सोशलिस्ट पार्टी के भूमि सुधार आंदोलन से भी बात बनी नहीं। गांव में मजदूरी 1.25 रुपये मात्र है, इसलिए कटिहार में जो जूट मिल खुली है उसकी तरफ तेजी से पलायन होता है, इस संकल्प के साथ कि चलो चलो कटिहार में एक जूट मिल और खुला है, 2 रुपये रोज मजदूरी मिलती है, गांव में अब क्या रखा है। मेरीगंज का परिचय देते हुए रेणु ने बताया है कि गांव जातियों में बटा हुआ है। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग तीसरी शक्ति हैं। गांव के अन्य लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बट जाते हैं। वर्ग चेतना
बहुत मुखर नहीं है। कालीचरण वर्ग चेतना को उभारने का काम करता है। वह सबके बीच में जाकर इस भाव को जगाता है कि आप भी आदमी हैं, आपको भी आदमी का हक मिलना चाहिए। कालीचरण जैसे समाजवादियों के प्रयास से कुछ वर्ग चेतना आती भी है, लेकिन तहसीलदार जैसे चालाक लोग गांव और जमीन के नाम पर इस उभरती हुई चेतना को दबाने में कामयाब हो जाते हैं। किसानों का विद्रोह कुछ करने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत जरूर संथालों का साथ देता है, लेकिन सही नेतृत्व और रणनीति के अभाव में संथाल लड़ाई हार जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत का कालीचरण को यह समझाना व्यर्थ हो जाता है कि मत समझाना कि संथालों को जमीन छुड़ाकर ही जमींदार संतोष कर लेगा। अब किसानों की बारी आएगी और तुमको तथा बलदेव जी को उन्होंने अपना पहला हथियार बनाकर इस्तेमाल कर लिया है। कालीचरण का व्यक्तित्व जातिगत संकीर्णताओं में फंसकर लगातार तेजहीन होता जाता है। वह अपने मूल तेज और व्यक्तित्व से नीचे गिरता है। बलदेव भी आखिर में अपनी जात के लोगों के बीच रहने का निर्णय लेता है और महात्मा गांधी के प्रभाव से जात की जकड़न कुछ ढीली जरूर होती है, लेकिन बाद में वह फिर धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। महिला आंचल में वर्जित यौन संबंधों की भरमार है। इसमें अनेक गरीबों की गरीबी और मजबूरी के फलस्वरूप उनका शोषण किया गया है। फूलिया, रधिया, रमपियरिया सभी यौन शोषण की शिकार हैं। फूलिया के यौन संबंध कई पुरुषों के साथ है। बाबू टोलों के नौजवानों द्वारा तंत्रिमा टोलों की औरतों से अवैध संबंध धन बल बहुबल के जोर पर किया जा रहा है। कुछ यौन संबंधों के पीछे आधुनिकता की प्रेरणा है या स्थापित नैतिकता को चुनौती देने का भाव भी है। ऐसे संबंधों की चर्चा महिला आंचल में देखने योग्य है। तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधी रात तक डाकघर बाबू के घर में बैठी रहती है। तहसीलदार हरगौरी सिंह खास मौसेरी बहन से फंसा हुआ है। बालदेव कोठारिन से लटपटा गया है। कालीचरण ने स्कूल की मास्टरनी को अपने घर में रख लिया है। ये प्रतिक्रियाएं जनसाधारण की हैं। सामान्य जन में जो इस तरह की बातें होती हैं, उपन्यासकार उसका वर्णन बहुत विस्तार से जाकर के करता है। उपन्यासकार ने कालीचरण, मंगला, प्रशांत, कमला, बालदेव, लक्ष्मी के संबंधों में नए मूल्यों की खोज की है। हरगौरी सिंह का यौन संबंध उसे उचित नहीं लगता। ये सारे संबंध पिछड़े हुए अंचल में नए नैतिक प्रतिमानों के उदय को व्यंजित करते हैं। रेणु ने आर्थिक सामाजिक स्थितियों को तो संश्लिष्ट रूप में देखा और अंकित किया ही है, राजनैतिक परिदृश्य भी इससे अलग नहीं है। राजनैतिक परिदृश्य भी इसी में गुथा हुआ है। महिला आंचल जितना अपने ग्राम परिवेश के गंध के कारण महत्वपूर्ण है, उतना ही अपने विलक्षण शिल्प के कारण भी चर्चित है। हालांकि रेणु के पहले उपन्यास के शिल्प को मांझने में प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, अजैब सा द्विवेदी आदि ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन रेणु का शिल्प इन सब से अलग है। उपन्यास के शिल्प बदलने में रेणु के पहले के उपन्यासकारों की भूमिका अपने तय महत्वपूर्ण है। उन्होंने किस्सागोई से लेकर मनोविश्लेषण तक तथा अन्य सभी प्रविधियों का सफलतापूर्वक उपयोग महिला आंचल में किया है। महिला आंचल के दूसरे परिच्छेद में मेरीगंज का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। वह किस्सा कहने को लोकप्रिय शैली में है और उसमें किस्सागोई का पूरा स्वाद मिलता है। उपन्यास
में दो प्रविधियों का इस्तेमाल किया गया है, दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक। दृश्यात्मक प्रविधि में पाठक कथाकार अथवा पात्रों के माध्यम से घटनाओं का अवलोकन करता है, जबकि परिदृश्यात्मक प्रविधि में गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि मिलिट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के जो विवरण के माध्यम से परिदृश्यात्मक प्रविधि का इस्तेमाल किया गया है। महिला आंचल के छोटे छोटे पात्र भी आज़ादी के बाद की दुनिया को अपने ढंग से बयान करते हैं। डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज में वैज्ञानिक शोध करने, बीमारियों का निदान और उपचार ढूंढने के उद्देश्य से आता है। ख्याति की कामना भी उसके अंदर मौजूद है, किंतु उससे भी प्रबल भावना है लोक कल्याण की, जनता की हितैषिता की। अपनी प्रखर सामाजिक चेतना के कारण ही वह विदेश जाने के अवसर को ठुकराकर पूर्णिया के किसी छोटे से गांव में रहकर रिसर्च करना चाहता है, ताकि वहां मलेरिया और काला जर से मरने वाले हजारों लोगों को बचाया जा सके। बाद में उसकी यही भावना विज्ञान की जगह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्य को वरीयता देने में रूपांतरित हो जाती है। डॉक्टर प्रशांत को अपना यह निष्कर्ष मेडिकल साइंस से नहीं मिलता, किसी बौद्धिक व्यायाम द्वारा उपलब्ध नहीं होता, बल्कि मेरीगंज के गरीब, भूखे, अतृप्त इंसानों की मूढ़ता, अंधविश्वासों में डूबी बेबस जिंदगी के नित्य प्रति साक्षात्कार से प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन को क्षय करने वाले रोगों के मूल का पता लगाकर नई दवा का आविष्कार करने में अपेक्षित सफलता उसे चाहे न मिले, किंतु मनुष्य को जानवर के स्तर पर ला पटकने वाले जीवन के कड़वे संदर्भों को जानने की समझ उसमें विकसित हो जाती है। गांव में अस्पताल खुलने की खबर पहुंचते ही गांव के अंधविश्वासी लोगों ने, विशेष रूप से ब्राह्मणों ने, यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ सब लोग खड़े हो जाएं। उनके नेता ज्योतिकी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोग कर देह में जहर डाल देते हैं और आदमी हमेशा हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। इसके अलावा वह यह भी झूठा प्रचार फैलाता है कि विलायती दवा में गाय का खून मिला रहता है। आधुनिक चिकित्सा के विरोध की इस अंधविश्वास मूलक मानसिकता की जकड़न डॉक्टर द्वारा अनेक असाध्य रोगों के उपचार तथा अधिसंख्य जनता को हैजे की महामारी से बचा लेने की घटनाओं से शिथिल पड़ जाती है। एक दिन ज्योतिकी की भी हत्या कर दी जाती है। प्रशांत जब देखता है, डॉक्टर प्रशांत जब देखता है कि गांव में जिस ढंग की गरीबी है वह भीतर तक हिला देने वाली है। भरपूर परिश्रम के बावजूद पीढ़ियों से चली आ रही धरती यहाँ के किसानों के हाथ से निकलती जा रही है। अधिया और बटैया करने वालों को जमीन पर सर्वाधिकार दिलाने का कानून दफा 40 भी उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाता। वे या तो जमींदार हैं या जमींदारों के दलाल, जो एक तरफ दफा 40 की मांग करते हैं और दूसरी तरफ किसानों को हक मिलने के बीच में बाधा भी खड़ी करते हैं। डॉक्टर प्रशांत गांव में विद्यापत नाच देखकर चाहता है। लोक गायक और नर्तक विद्यापत के श्रृंगारी गीत बहुत तन्मयता से गाते हैं, लेकिन उनके हाथ जो बिकटा गाया जाता है
विकटा माने विपत्ति गाथा, यह लोक की रचना है। इसके संबंध में तहसीलदार कहता है कि इसकी रचना के लिए भी कोई तुलसीदास और वाल्मीकि होने की जरूरत थोड़े है। खेतों में काम करते हुए तुक पर तुक मिलाकर यह गढ़ा जाता है। इस तुकबंदी में लोक का अनुभव बोल रहा है। थारी बेच पटवारी के दलिए, लोटा बेच चौकीदारी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब दिन करो बेगारी। इन उक्तियों में खेतिहर मजदूरों, किसानों के शोषण और उससे जुड़ा अर्थ हंसी हंसी में व्यक्त हो जाता है। मैला आंचल में सोनई यादव बारहमासा गाता है। एक बार वह लोकगीत लोक चेतना के हर्ष विषाद से जुड़कर व्यंजित होता रहता है। जैसा कि कई आलोचकों ने इसका संकेत किया है कि ये लोकगीत किसी न किसी पात्र के दर्द से जुड़ जाता है। आषाढ़ माह आने पर 12 मासे में बिरहियों का दर्द गूंजता है। यह बिरहिणी कोई रीतिकालीन नायिका न होकर मिथिलांचल की अभावग्रस्त वह नायिका है जिसका पति अपने पेट का जुगाड़ करने के लिए परदेश जाने पर विवश है, क्योंकि गांव में रहते उसको 2 जून की रोटी भी नहीं मिल सकती। मास आषाढ़ हो रामा, पंथ जन चढ़िया, दूर से ही गरजत मेघ रे मोरो, या गए परदेश। लोक जीवन के अनेक मूल्य लोक विश्वासों के माध्यम से रेणु ने उभारे हैं। मेरीगंज के लोगों का विश्वास है कि जब कोई नील कोठी के खंडहर के आसपास दुराचार करना चाहता है तो कोठी के भूतहे जंगल से बगुले जैसी प्रेतनी निकलती है और सांप के कोड़े से अपराधी को पीटती है। ये जो इस तरह की जो अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों के भीतर से इस तरह की जो लोक मान्यताएं हैं, यह एक एक कर मैला आंचल के आंचलिकता को बयान करती हैं। इस उपन्यास में दरअसल गरीबी और बेजमीन लोगों की हालत को तो चित्रित किया ही गया है, उसके साथ साथ मलेरिया और काला जर जैसे रोगों से लड़ने के लिए जो वैज्ञानिक उपक्रम किया जा रहा है, उसके भीतर भी एक लूट खसोट की अच्छी खासी प्रवृत्ति है। कपड़े के बिना गांव के सारे लोग बेपर्दा और अर्धनग्न हैं। मर्दों ने पैंट पहनना शुरू कर दिया है और औरतें घर में एक कपड़ा किसी तरह लपेट करके रहती हैं। 10-12 साल के बच्चे नंगे रहते हैं। ऐसे परिवेश में डॉक्टर प्रशांत जो काम करता है वह ममता से कहता है, ममता को जब लिखता है तो वह कहता है कि तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते, तुम जो पहनती हो ये नहीं पहन सकते, तुम जैसे सोती हो, बैठती हो, हंसती हो, बोलती हो, ये वैसा कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो। मेरीगंज अंचल के संथालों की हालत तो इससे भी बदतर है। उनके परिश्रम से वहाँ के सैकड़ों बीघे धरती आबाद होती है, किंतु जिस जमीन को उर्वर बनाने के लिए उनकी पीढ़ियां खप गईं, वे अपना जीवन कैसे जीते हैं यह देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सामाजिक न्याय विधान के सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर लाचार बना दिए जाने वाले ये लोग तहसीलदार रामकृपाल सिंह और खिलावन महतो जैसे बड़े किसान के सामने तिल तिल कर मरते हैं। डॉक्टर प्रशांत यदि अपने अनुभव और समाजशास्त्रीय अध्ययन के तालमेल द्वारा सामाजिक वर्गों के अंतर की वास्तविकता का ज्ञान
और दलित वर्ग की सामाजिक न्याय दिलाने की ज़रूरत को समझते हैं तो यह भविष्य का संकेत है, भविष्य का के लिए एक नए नेतृत्व का संकेत है, जो नेतृत्व आगे चलकर इन उपेक्षित और असहाय लोगों की लड़ाई को लड़ेगा। उपन्यास की कृषि संस्कृति और देशज संदर्भों के और दूसरे सारे पक्षों की चर्चा दूसरे भाग में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।